हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेडब्ल्यू नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या कुछ न्यूमेरिकल्स को लिया। 2 सेशन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के ऐसे आसपास कवर कर लिया है। तो आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट सेशन किया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कॉन्ग्रुएंट मॉडलों का। तो मैंने आपको बताया कि ठीक है, सेपरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, बेसिक्स है, तो अपन उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज है वो नेक्स्ट क्लास, तो इस क्लास में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो उसके भी कंसेप्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम इजी सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टीशन ऑफ ए सेट जो मैं आज यूज करने वाला हूं, तो मैं आपको पढ़ा दिया हूं। तो एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले आप पार्टीशन ऑफ ए जो सेट है उसको एक बार आप देख लेना। तो वो तो एकदम सिंपल सा फंडा था ना, उसमें आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार आप उसको देख लेना। उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंट मॉडलों का कंसेप्ट को देख लेते हैं, ताकि आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाए और उसी के साथ आपका रिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट किसमें मूव करेंगे, फंक्शंस पे। तो फंक्शंस जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, फंक्शन से आपका मेन जेडब्ल्यू वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ से आपका जो अमेजिंग जर्नी होता है, जो क्वेश्चन का एक गुड फीलिंग होता है, वो सब कुछ आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है फंक्शन से। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास है ना। तो देखो, डेफिनेशन यहाँ पे ढेर सारी होंगी, आपको डेफिनेशन नहीं जानना, आपको ना बस बेसिक कंसेप्ट को ग्रैब करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आपका अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट, कि आप टीचर तो बन नहीं रहे हो, आपको बस एग्जाम देना, और आप बस अभी क्लास 11-12 में हो। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना, आपको बस चीजों को समझना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल कर रहे हो, क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसके रिलेटेड जितना कंसेप्ट है, क्या वो आपको क्लियर है। तो इसका आपको क्लैरिटी अच्छे से होना है। ठीक है, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करूं, देखो इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली। देखो, इफ आर बी एन equivalence relation, if R be an equivalence relation on set A, है ना, and let A belongs to A, है ना, एक सेट है A और A क्या है, कोई एक एलिमेंट है, A belongs to A, then this symbol, this is the big bracket, उसके अंदर आप A लिखोगे, is said to be an equivalence class of A with respect to R। R क्या है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या है, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने कैसे डिफाइन किया, इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ऑन सेट ए, सेट ए क्या है, कुछ भी गिवन रहेगा आपको, एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए क्या है आपका स्मॉल ए, कोई एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, देन दिस सिंबल, उसके अंदर में आप ए लिखे हो, है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर आप ए लिखो, इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, है ना, ऑफ ए with respect to R, that is ऐसे लिख दो आप, it is the set of all elements of set A which are equivalent टू ए, है ना। सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली अपन कैसे लिखेंगे, देखो सिंबॉलिकली दिस इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने सेट ही बोला, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x इज रिलेटेड टू a। अब बात को समझते हैं। अब डेफिनेशन तो लिख लिया हमने, है ना, डेफिनेशन मतलब भाषणबाजी हो गया। अब भाषणबाजी के बाद हम लोग चीजों को समझते हैं। देखो क्या होगा, आपके पास क्या रहेगा, एक सेट रहेगा, सेट में क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, है ना। आप जब बाइनरी रिलेशन की बात करते हो तो क्या बोलते हो, आप उस सेट के एलिमेंट्स को उसी के साथ में कंपेयर करके देखते हो कि रिलेशन कैसा बन रहा है कि ढेर सारे एलिमेंट्स है, उसी में से आप कुछ एक रिलेशन डिफाइन करते हो और बाकी आप चेक लगाते हो, है कि नहीं। तो मान लो जब बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे और आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रखा है, क्या रखा है, आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रखा है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ में इक्विवेलेंट रिलेशन बनाए, नहीं भी बना सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं बोलूं आपको, आगे लेते हैं एग्जांपल, एक आगे लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल अभी नहीं लेता हूं मैं, आगे लेता हूं, अभी बस बताने वाला हूं, ध्यान से बस आपको सुनना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला,
आर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट है तो ए स्मॉल ए क्या है, कोई एक एलिमेंट होगा ए में, उसी को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हो विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, ये सिंबल को बोलते हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग होता है इट इज द सेट ऑफ, दिस इज द मीनिंग। हाँ, ये तो बस मैंने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में लिखा है, ये मीनिंग होता है इट इज द सेट ऑफ, मतलब ये एक सेट है, ये जो आप लिखे हो ये एक सेट है। सेट किसका है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट एक ही एलिमेंट्स का है, विच आर इक्विवेलेंट टू ए। इसका मतलब आपने को समझना है, ये समझ गए तो इक्विवेलेंस क्लास खत्म। ठीक है, सिंबॉलिकली आपने क्या लिखा है, सिंबॉलिकली दिस इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x जो एलिमेंट होगा, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है ये बेसिकली क्या है, सेट ऑफ x, x क्या है, x जो है वो a में ही बिलोंग करेगा, जो a सेट है उसमें बिलोंग करेगा। ऑल्सो x जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट रिलेटेड होगा, a के साथ में, क्योंकि ये r जो है क्या मीन करता है, इसको आप कैसे रीड करते हो, x इज रिलेटेड टू a बाय द रिलेशन r। r क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, देखो पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स क्या है पहले देखो, इफ से b बिलोंग्स टू a देन क्या बोलोगे, b is said to be a representative of equivalence class A, है ना। मैंने क्या बोला, आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको समझना है। मैं बोल रहा हूं, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इतने अच्छे से क्लियर होगा कि आपको पूरा प्रॉपर आइडिया, आपको लगेगा कि सर इतना भाषणबाजी के बाद बस ये मीनिंग निकलता है इसका। तो यस, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं मीनिंग समझा दूंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इफ बी बिलोंग्स टू ए, बी क्या है, अब मैंने क्या बोला, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है। ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कहां से आएंगे, जो सेट ए के बारे में आप बात कर रखे हो ना, वहीं से आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ए में बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो। बिकॉज जितने एलिमेंट एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास में जाते हैं दे रिप्रेजेंट द सेम नेचर। क्या बोला मैंने, जितने भी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास में जाएंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो नंबर 2, एनी एलिमेंट कैन बी called a representative of equivalence class, है ना, of equivalence class A, provided the element belongs to A, provided that element, है ना, provided that element belongs to A, है ना। क्या बोलते हो, कोई भी एलिमेंट अगर इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करेगा तो आप क्या बोलते हो, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो। फिर आपने ये भी बोला कि कोई भी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो जो उस इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, बिलोंग करेगा। ओके, चलो ये भी पॉइंट क्लियर। अगर मैं लिखूं द set of equivalence class, है ना, the set of equivalence class is said to be quotient set on A with respect to the relation R, क्या बोला, द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास काफी सारे हो सकते हैं। जब आपने एक सेट ए को डिफाइन किया तो इक्विवेलेंस सेट काफी हो सकते हैं। मतलब क्या है, देखो आपके पास एग्जिस्ट क्या करता है, आपके पास एक सेट एग्जिस्ट करता है, एक सेट ए एग्जिस्ट करता है, आपके पास एक रिलेशन आर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहे हो। उसके बाद आप देखिए कि इक्विवेलेंस क्लास आपके 3-4 बन गए, लेट्स, है ना, हम देखेंगे कितना बनता है। आपके पास लेट्स से 3-4 इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए। अगर 3-4 इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए, है ना, देन उसका जो आप सेट लोगे उसको आप क्या बोलते हो, सेट टू बी ए क्वोशिएंट सेट ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू आर। कैसे लिखते हो आप, देखो a by r that is equals to a such that a belongs to a, है ना। अब ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि इक्विवेलेंस क्लास सर ये है क्या। अभी मैं बताऊंगा ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बस एक बार आप एग्जांपल देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको जानना रहेगा। ठीक है, नंबर 4, ठीक है,
इक्विवेलेंस classes are either equal sets or disjoint sets, है ना। जैसे ही मैंने ये पॉइंट दिखाया, अगर आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है तो आप एक और पॉइंट रिलेट कर सकते हो। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, या तो इक्वल सेट्स होंगे या तो डिसजॉइंट सेट, क्योंकि उनको पता है जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, जो आपने ऐसे करके लिखा है ना, ये बेसिकली क्या एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से आएंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे किस कंडीशन पे आएंगे वो हम लोग चेक करेंगे, बट ये बेसिकली क्या है एक सेट है। और आपने क्या बोला यहाँ पे देखो, द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, मतलब सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेट हो जाएगा। और आप ये भी बोल रहे हो कि जो इक्विवेलेंस क्लास है वो तो इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट सेट्स होगा। दैट मींस बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ये जो क्वोशिएंट सेट होता है यही बेसिकली क्या होता है, पार्टीशन सेट भी इसको आप बोल सकते हो। दैट मींस इसमें जितने सेट होंगे, ये क्या है, जितने भी सेट होंगे इसमें वो इक्वल होंगे या फिर क्या हो गया आपका, या फिर क्या होगा आपका डिसजॉइंट होगा। अगर डिसजॉइंट हुआ तो भी पार्टीशन सेट होगा, अगर इक्वल हुआ तो भी आप क्या बोलोगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास, ये इंपॉर्टेंट है ना, जितने इक्विवेलेंस क्लासेस सब होने पड़ेंगे तभी आप क्या बोल सकते हो, उसको क्वोशिएंट सेट बोल सकते हो, जिसको आप पार्टीशन सेट भी बोल सकते हो। क्योंकि हमको पता है कि अगर सारे के सारे आपने इक्विवेलेंस सेट ले लिया तो वो जितने एलिमेंट्स है एक है वो सबको कवर कर लेंगे, और अगर सबको कवर कर लिया तो वही तो आपका पार्टीशन सेट बन जाएगा ना। अभी एग्जांपल लेंगे तो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर इक्वल सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में अगर मैं बोलूं तो इतना ही था, इतना अगर आप समझ गए तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आपका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग तब बनेगा जब आप एक एग्जांपल देखोगे, फिर आपको लगेगा कि सर आप इतना कुछ बता दिए तो बहुत सिंपल था, समझ रहे हो। तो हमेशा मैं बोलता हूं ना, सेट थ्योरी भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पे नॉट ओनली सेट थ्योरी, एंटायर मैथ्स में अगर आप देखोगे ना तो जैसे आप डेफिनेशन पढ़ते हो आपको टफ लगता है, फिर जब आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाता है फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये डेफिनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया, इसको तो सिंपल तरीके से लिख सकते थे। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर ना, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू ओनली नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस। आप जेडब्ल्यू एग्जाम में जाओगे वहां पे कोई भी आपको थ्योरी लिखने को नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सो एट द एंड इट ऑल मैटर्स इज कि आप क्वेश्चन कितने एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो a very well known equivalence relation is congruent modulo, है ना। congruent modulo क्या है, एक well known equivalence relation ने क्या कहता है, if A and B are two integers, then A and B are said to be congruent modulo M if A minus B is divisible by M। क्या बोला मैंने, A और B मान लो क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर एनी इंटीजर, दे कैन बी एनी इंटीजर, है ना। A एंड B क्या है आपका, कोई दो इंटीजर है, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर है। तो मैंने क्या बोला, A एंड B आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो M। पहले हम लोग क्या बोले, देखो हमने क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो जो है वो एक फेमस इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट इज फाइन, बट पहले ये तो जानना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो होता क्या है। दैट इज व्हाई आई हैव डिफाइंड ओवर हियर कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो होता क्या है। इफ A एंड B आर टू इंटीजर्स, अगर A और B कोई भी दो इंटीजर होता है, और अगर A डिफरेंस B अगर डिविजिबल बाय क्या हो जाता है, M, है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो then A and B are said to be congruent modulo N। आप ऐसा रीड करते हो ना, A and B are said to be congruent modulo M if A minus B is divisible by M। That means हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is A minus B by M equals to some lambda belongs to क्या लिख सकते हो आप, some positive integer, है ना। lambda belongs to some what, positive integer लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि A minus B equals to M lambda। अगर ऐसा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ना ये क्या मीन करता है, A माइनस बी डिविजिबल बाय M है, तभी तो लैम्डा पॉजिटिव इंटीजर बोले। लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यही आप क्या बोल दिए, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का डेफिनेशन होता है। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों नहीं, आप खुद ही देखो। अगर मैं बोलूं A माइनस बी डिविजिबल बाय M, A इज रिलेटेड टू B है यहाँ पे, है ना।
अगर मैं बोलूं क्या a रिलेटेड टू a है, अगर a रिलेटेड टू 8 करोगे तो 0/m, यस 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर ना एक्सेप्ट फॉर 0, तो यस ये बन गया रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बोलूं कि a - b अगर डिविजिबल बाय m है तो b - a भी आपका डिविजिबल बाय m हो जाएगा, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, b - a जो है वो भी आपका डिविजिबल बाय m होगा। क्लियर है ना? अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हो ना, यहाँ पे आप मॉड लगा सकते हो, यहाँ पे आप मॉड लगा सकते हो, ठीक है। अब मॉडुलस का कांसेप्ट आ जाएगा तो फिर कुछ बच्चों को डाउट होगा मॉडुलस में, क्या बोल रहा हूँ आप बस मॉड लगाओ। जैसे अभी मैं फंक्शंस में जाऊंगा तो मैं मॉडुलस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा चीजें, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला b - और ऐसे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए ना, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सो b - c भी आपका डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर a - b डिविजिबल बाय m है और b - c है तो a - c भी आपका डिविजिबल बाय m हो जाएगा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यस हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जो रिलेशन आप बताते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए आपने बोला कि जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है वो एक क्या है, एक वेल नोन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब चलो हम एग्जांपल देखते हैं। देखो हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग। R is equals to a comma b such that a b mod 3 है ना, mod 3 a comma b belongs to integer z है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक रिलेशन डिफाइन किया, क्या है देखो, ऑर्डर्ड पेयर a comma b है, a और b क्या है देखो, a और b के बीच में क्या है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3, दैट मींस a डिफरेंस b, इसका लिखने का मतलब क्या होता है, a डिफरेंस b मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3 है। उसके बाद हमने क्या लिखा, जो a और b है वो क्या है आपका सेट ऑफ इंटीजर है ना, a और b क्या है आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है, a और b क्या है आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। अब अगर मैं बोलूं कि जो z है, जो z है ना, z में क्या क्या होता है आपका, देखो z जो है उसमें क्या क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1। अब यहां से देखो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, अगर ये समझ गए तो पूरा इक्विवेलेंस क्लास ही समझ गए आप, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, डन। ये बस आपको समझना है, ये समझ गए तो पूरा इक्विवेलेंस क्लास आपका कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, दिस इज द ऑर्डर पेयर, इसका लिखने का मतलब क्या हो गया, a डिफरेंस b इज डिविजिबल बाय 3 मॉडर्न, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, ठीक है। अब z ये होता है, अब देखो हमको करना क्या है, हमको ना इसको डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक करना है। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि देखो a माइनस अब देखना यहाँ पे क्लियर होगा, a माइनस b बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा, लेट्स से, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर मैं a माइनस b बाय 3 किया तो मेरे को क्या चाहिए, देखो a, इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस b जो है वो डिविजिबल बाय 3 है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस b लिख सकता हूँ, है ना, a इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस b लिख सकता हूँ मैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूं कि जो पॉसिबल रिमाइंडर्स था वो क्या क्या हो सकता है, जो पॉसिबल रिमाइंडर्स था, रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकता है, इक्वल्स टू यही है ना, a इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस b है ना, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 1 2, और तो कोई रिमाइंडर हो नहीं सकता है, और तो कोई रिमाइंडर हो नहीं सकता, दैट मींस पॉसिबल रिमाइंडर मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ b, वैल्यूज ऑफ b, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। अभी देखो आराम से देखो सब क्लियर होगा। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, एक बार बस देखो अभी सब मैं कैसे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंस क्लास जो मेरा 0 का होगा वो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंस क्लास जो मेरा 0 का होगा, है ना, वो क्या होगा, है ना। देखो इक्विवेलेंस क्लास जो मेरा 0 का बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो आपका सेट 0 आप लिखोगे, ठीक है, और आपने क्या लिखा, देखो रिमाइंडर क्या लिखा आपने, और आपका क्या होना पड़ेगा, a माइनस b जो है वो डिविजिबल बाय क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 3 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे 6, फिर 9 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे भी क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स था तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -3 -6 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 0। अब आपको समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। दैट मींस आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स था, ये सही है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स था, एवरीथिंग इज ओके। फिर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, क्या रिलेशन डिफाइन किया कि जो a माइनस b है, वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये आपने बोल दिया। जो a माइनस b है डिविजिबल बाय 3 है। a और b क्या है, a और b इसी के एलिमेंट्स है, a और b क्या है, इसी के एलिमेंट्स। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से a इज इक्वल्स टू 2 है और b इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 है, क्या a माइनस b डिविजिबल बाय 3 हो रहा है क्या, आप खुद ही देखो, क्या a माइनस b डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 है a और b जो है वो 4 है,
क्या ये है इक्विवेलेंस रिलेशन? यस, दैट मींस इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है? इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है? अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ढेर सारे एलिमेंट्स है ना, तो हर एलिमेंट दूसरे के साथ तो इक्विवेल उस आर रिलेशन से तो ज्वाइन नहीं होगा ना। ये जो आर रिलेशन है उसके थ्रू एसोसिएट नहीं हो रहा, हमने देख लिया। 1 और 2 नहीं हो रहा है, 1 और 3 नहीं हो रहा है, लेकिन 1 और 4 हो जा रहा है ना, 1 और 4 हो जा रहा है, 2 और आपका 5 हो जा रहा है, समझ रहे हो? दैट मींस हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दिए, क्लासेस बना दिए। दैट मींस अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास जो 1 होगा, है ना, इक्विवेलेंस क्लास जो 1 होगा वो कितना होगा, देखो 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, देखो -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका -5 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो आपने और एक चीज देखा होगा, है ना, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास 0 बोलूं और इक्विवेलेंस क्लास 1 बोलूं, देखो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। यस, होगा ही, दोनों डिसजॉइंट होगा ही। देखो आप कोई भी एलिमेंट इसमें आपको कॉमन नहीं दिखेगा, है ना। अब अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लास 2, इक्विवेलेंस क्लास 2, है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास 2 में क्या हो जाएगा, आप 2 लिखो, फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो -1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना। और आप अभी इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये तीनों क्या है, आपका इक्विवेलेंस क्लास है। दैट मींस ये एक फेमस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, जहां पे आपने क्या क्या रिमाइंडर, आपको क्या क्या मिल सकता था, 0 1 2 मिल सकता था। ये जो एलिमेंट्स है, मतलब कंसेप्ट क्या है, ये जो आपको जो सेट ऑफ एलिमेंट्स मिला है जो कि इंटीजर्स है, इसमें से आप किसी भी 2 एलिमेंट को लेके जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या क्या पॉसिबल आपको रिमाइंडर मिल सकता है, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा। उसी को आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया, और हर सेपरेट जो आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाया उसी को आप कहते हो इक्विवेलेंस क्लास। आप समझ में आया? तो यही बेसिक फंडा है। अब मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है तो आप उसको क्या बोलते हो, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो। दैट मींस यहाँ पे देखो 0 क्या है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, समझ रहे हो। 9 क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जो किसको डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास 0 को डिनोट कर रहा है। आपको समझ में आया? दैट इज द easiest way you can understand this equivalence relation, समझ रहे हो, यही सिंपल सा फंड है। तीनों को देखो आप क्या कर रहे हो, तीनों को देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं एक सेट डिफाइन करता हूं, लेट्स से P that is equals to 0 1 2, देखो तीनों का यूनियन करो, आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तीनों का इंटरसेक्शन मिलो, आपको क्या मिलेगा, 5। और तीनों के तीनों क्या है, आपके नॉन एम्प्टी है। तो ये P जो है, ये क्या है आपका, ये जो P है बेसिकली क्या है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्टीशन सेट। इसी को आप क्या लिख सकते हो, Z/R। क्या बोले थे आपने, क्वोशंट सेट बोला था। Z क्यों लिया, क्योंकि मैं Z पे डिफाइन किया हूं, Z मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, Z है ना, Z है। अगर आप इसको A लिखते हैं, ये देखो Z लिखे हो ना, अगर आप इसको A लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, A/R, वही तो ऊपर लिख कर आए थे ना, बस सिंपल सा फंडा है, समझे। तो यही सब है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली क्या किया, आपके पास एक सेट है, उसमें ढेर सारे एलिमेंट है, आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हर एलिमेंट किसी भी रैंडम एलिमेंट के साथ में उस रिलेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा ना, तो हमको ना उसको क्या करना है, ग्रुप कर देना है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हमको क्या कर देना, उसको बांट देना है, सो दैट एवरी एलिमेंट विल बी इक्विवेलेंट रिलेटेड टू अदर। देखो यहाँ पे 3 और 6 इक्विवेलेंटली रिलेटेड है ना, 9 और आपका आगे क्या आएगा, 12, वो भी इक्विवेलेंट रिलेटेड है, 1 और 4 इक्विवेलेंट रिलेटेड। दैट मींस इस सेट में जितने एलिमेंट्स है, दे आर इक्विवेलेंट रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो वाला, समझ रहे हो। दैट मींस मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है, ऑल आर इक्विवेलेंटली रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। इसमें जितने एलिमेंट्स है, ऑल आर इक्विवेलेंटली रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। इसमें जितने एलिमेंट्स है, ऑल आर इक्विवेलेंटली रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। क्लियर? तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस क्लास का मतलब। आप इक्विवेलेंस क्लास में क्या करते हो, उसको बांट देते हो, है ना। दैट मींस बेसिकली आपने क्या किया, पार्टीशन कर दिया ना, उस सेट को आपने क्या किया, देखो ना, जेड को आपने बेसिकली क्या किया, पार्टीशन कर दिया। दैट इज द कंसेप्ट। और पार्टीशन सेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को समझते हैं। तो इतना जो फंडाबाजी किया था, देखो अब मैं फिर से एक बार ऊपर जाता हूँ ना, अब मैं फिर से ऊपर जाता हूँ, एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था, देखो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने कौन सा आर लिया था, एक कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का रिलेशन लिया था, है ना। ऑन सेट ए हमने क्या लिया था, सेट जेड लिया था, एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक एलिमेंट है जो उसमें बिलोंग करता है, then this is said to be an equivalence class of A with respect to R. It is the set of all elements. ध्यान से देखो, it is the set of, चेक करो आपने जैसे लिखा है ना, आपने जैसे लिखा है ना 0 समथिंग, चेक करो, उसके साथ कनेक्ट करो। It is the set of all elements of set A, है ना। इसमें जितने एलिमेंट्स आए हैं वो कहाँ के आए थे, इन सेट ऑफ इंटीजर्स के तो आए थे ना, which are equivalent to A, which are equivalent to A, which are equivalent to 0. Yes, they are equivalent to 0. देखो ना, ये देखो यहाँ पे लिखे हो ना, ये देखो 3 is equivalent to 0, 6 is equivalent to 0, 9 is equivalent to 0.
यस इट हैज टू बी, बिकॉज देखो 9 और 0 की अगर मैं बात करूं, 0 और 9 की अगर मैं बात करूं, देखो 0 माइनस 9, 0 रिलेटेड टू 9 है ना, 0 रिलेटेड टू 9 है बाय दिस रिलेशन, तो 0 माइनस 9 भी डिविजिबल बाय 3 है, 9 माइनस 0 भी डिविजिबल बाय 3 है, 0 इज रिलेटेड टू 0 है, तो एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट। तो आपने ना बांट दिया उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, समझ रहे हो? तो इसी को आप बोलते हो इक्विवेलेंस क्लास, इसी को आप क्या बोलते हो? इक्विवेलेंस क्लास। बस यही सिंपल सा फंडा है, यही आपको समझना था। अगर ये आप समझ गए तो बस इट्स डन ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं देखो सब कुछ रिकॉल कराता हूँ आपको, है ना। ये देखो इक्विवेलेंस क्लास एक ऐसे डिफाइन किए, x को एक एलिमेंट है जो x a में बिलोंग करते हैं। देखो 0 में जितने एलिमेंट्स आए थे ना, इक्विवेलेंस क्लास 0 में जितने एलिमेंट्स आए हैं वो z में बिलोंग करते हैं, और ऑल्सो x इज रिलेटेड टू a, मतलब कोई भी एक एलिमेंट को ले लो वो 0 के साथ रिलेटेड है बाय द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3। डन। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, अगर b बिलोंग्स टू a हो जाएगा, दैट मींस जो इक्विवेलेंस क्लास 0 आपने लिया था उसमें जितने एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा आपका? बिलोंग्स टू ए। दैट मींस उसको आप क्या बोलोगे कि उसके किसी भी एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? रिप्रेजेंटेटिव बोलोगे, और उसमें से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखो और क्या है, द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इज सेड टू बी इक्वेशन सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, ये भी हमने देख लिया। इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर इक्वल सेट्स और डिसजॉइंट, हमने देख लिया वो डिसजॉइंट आए हैं कि नहीं, वो क्या आए हैं आपके? डिसजॉइंट आए हैं। और क्या बोला गया देखो, इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर इक्वल। तो आपको डाउट आएगा कि सर डिसजॉइंट वाला तो हमको समझ में आ गया, है ना सर, डिसजॉइंट वाला हमको समझ में आ गया, हमने देख भी लिया कि इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस 2 में क्या आया है आपका? डिसजॉइंट आया है तीनों के तीनों से। सर इक्वल वाला क्या माजरा है सर इक्वल वाला क्या माजरा है? तो देखो इक्वल वाला देख लेते हैं, ठीक है हम लोग। अगर मैं बात करूं इक्वल वाले के लिए तो लेट्स से इसको मैं हटा देता हूं, ये क्या क्या हो गया? 0 1 2 हो गया ना। तो नाउ लेट्स से किसी को डाउट आता है कि सर आपने सर इसके बाद क्यों नहीं लिया, किसी को डाउट आ सकता है नहीं सर आपने 2 के बाद क्यों नहीं लिया, सर हमको समझ में नहीं आया। आप लो चलो 3 ले लो आप। अगर मैं 3 ले लेता हूं तो क्या क्या आएगा देखो, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 0 आएगा, -3 आएगा, -6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना। तो इसीलिए आपने बोला ना कि इक्विवेलेंस क्लास में बेसिकली आपका क्या आएगा? या तो दो इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। या तो इक्वल या तो डिसजॉइंट, दो कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी नहीं मिलेंगे इक्विवेलेंस क्लास में। तो यही है, इसलिए मैंने बोला ना कि जब आप इस टर्म को a डिफरेंस b को जब 3 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ रहा था, यही तो प्रॉब्लम कर रहा था ना आपको, इसीलिए आपने इसी के बेसिस पे इक्विवेलेंस क्लास बना दिया। समझ में आया? तो ये होता है कंसेप्ट, एकदम आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स था, आपने उसमें से किसी भी दो एलिमेंट को लिया, आपका रिलेशन क्या कहता है कि उसको डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है कि डिविजिबल बाय 3 हो गया तो वेल एंड गुड, एकदम सुपर्ब है। अगर नहीं होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, या तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, या तो 0, जो कि ये तो गुड वाला केस है ना, दिस इज द गुड केस, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया, है ना। जो ये सेट ऑफ इंटीजर था, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता था, बट 1 जब रिमाइंडर होगा तो एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, 2 जब रिमाइंडर होगा तो एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। तो जब हमने इसको इक्विवेलेंस क्लास 0 बनाया, देखो ये सेटिस्फाई करता है रिलेशन R को, इसमें जितने एलिमेंट्स है सब R को सेटिस्फाई करते हैं, इसमें जितने एलिमेंट्स है सब एक दूसरे में R को सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी दो एलिमेंट को ले लो आप, वो इक्विवेलेंट रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडल जो आपने लिया है उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें आप ले लो सेटिस्फाई करेंगे, इसमें आप ले लो सेटिस्फाई करेंगे। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर से मैं समराइज करता हूं, देखो बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या बोला मैंने? आपको एक सेट दिया रहेगा, उसमें से किसी भी जो भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया, आप एलिमेंट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सो दैट, आप कैसे करते हो? एलिमेंट्स को ऐसे बांट देते हो डिफरेंट क्लासेस में, सो दैट एवरी एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर बाय द रिलेशन R। बस सिंपल। क्या बोला मैंने? एक सेट है, उसमें आपने एक रिलेशन डिफाइन किया किसी भी दो एलिमेंट के बीच में। मैंने क्या बोला? आपने उनको डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया, जिसको आपने इक्विवेलेंस क्लासेस बोला। क्यों इक्विवेलेंस क्लासेस बोला? बिकॉज इस क्लास में जितने एलिमेंट है दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास 0। व्हाई 0? बिकॉज सी इस केस में आपका क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। ये 1 रिमाइंडर के लिए प्रॉब्लम आ रहा था ना, रिमाइंडर 1 के लिए इशू आ रहा था, इसलिए इसमें बांट दिया। ये 2 रिमाइंडर के लिए ये सब एलिमेंट्स आ रहे थे, इसलिए आपने इसमें बांट दिया। दैट इज द थिंग। ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना पड़ेगा। समझ गए? ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना पड़ेगा, है ना। ये सब एलिमेंट्स क्यों आए? 1 रिमाइंडर के लिए आए थे। ये सब एलिमेंट्स क्यों आए? 2 रिमाइंडर के लिए आए थे। बस खत्म आपका कहानी। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का भी कांसेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो क्या कहता है? अगर a और b कोई भी दो इंटीजर है एंड इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय m,
तो आप क्या बोल दोगे, a इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b मॉड n, क्योंकि वो डिविजिबल बाय किससे है, मॉड m से है ना। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लो, है ना। देखो, if a and b are two integers, a and b अगर कोई भी दो इंटीजर्स है, then a and b are said to be congruent modulo m if a minus b is divisible by m। इसी को आप मैथमेटिकली ऐसे लिखते हो ना। अगर आपने कहीं पे भी ऐसा देख लिया, अगर आपने कहीं पे भी ऐसा देख लिया, तो ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है, मतलब ये मीन करता है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, ये मीन करता है। डन, क्लियर। तो बस यही था इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का कांसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। टाइप नहीं करा पाया मैं, टाइम नहीं था, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कितना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट कर लेना क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था उसमें आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, क्या है, देखो, द सॉल्यूशंस ऑफ the solutions of 8x 8x congruent modulo 6 है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल दिखा गया। ठीक है, mod 14 r। ठीक है, 8 6 8 14 6 13 8 14 16। ठीक है, ये आपको क्या पूछा गया, सॉल्यूशन पूछा गया। तो क्वेश्चन पढ़ के ही एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि वो क्या पूछ रहा है ना। वो आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछा है सच दैट 8x - 6 शुड बी डिविजिबल बाय 14। अब यही पूछा है, सॉल्यूशन मतलब क्या, x का वैल्यू निकालना। द सॉल्यूशंस ऑफ 8x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6 mod 14, मतलब क्या हो गया आपका, वो ये पूछ रहा है कि 8x - 6/14 शुड बी डिविजिबल बाय, लैम्डा ले लो। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे 8x इज इक्वल्स टू 14 लैम्डा प्लस 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 लैम्डा प्लस 6/8, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 7 लैम्डा प्लस 3/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3/4। क्यों ऐसा किया मैंने, आप पूछ सकते हो कि सर आपने क्यों ऐसा किया, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा क्यों किया। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 लैम्डा/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3/4, है ना। सेपरेट कर दिया ना मैंने इसको, देखो ना 4 लैम्डा इसको सेपरेट कर दिया, तो 4 लैम्डा/4 कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, दिस मच। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा प्लस 3/4 लैम्डा प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, है ना। मेरे को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। मुझे ये भी पता है कि वो सब क्या होता है, इंटीजर्स होता है ना, इंटीजर्स होता है। तो मुझे क्या लेना है, देखो मुझे क्या लेना है, मुझे लैम्डा का ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है सो दैट x भी क्या बन जाए आपका, इंटीजर बन जाए। देखो लैम्डा इक्वल्स टू 1 लो, क्या ये पॉसिबल है, 1 + 1 2, 2/4 इज 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, 1 + 3/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल। लैम्डा इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, आपको 3 लेना पड़ेगा। देखो लैम्डा इक्वल्स टू आप 3 लोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 कैंसिल, समझ गए। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। फिर लैम्डा इक्वल्स टू क्या लोगे आप, देखो 7 लोगे, 7 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 + 1 8, 8 डिविजिबल 8 इज डिवाइडेड बाय 4, 2 टाइम्स है ना, तो 3 × 6, 6 + 7 11, 6 + 7 13, सॉरी, है ना। फिर लैम्डा इक्वल्स टू 7 के बाद आप क्या ले सकते हो, देखो 11 ले सकते हो। 11 अगर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12, 3 3 9, 9 + 11 कितना हो जाएगा आपका 20, x इक्वल्स टू 20। सो ऑल दीज आर सॉल्यूशंस ना, देखो 6 13 20 एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या बनेंगे आपके, सॉल्यूशंस बनेंगे। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 6 13, ये रहा, दिस इज द ऑप्शन, राइट, है ना। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा था, देखो 8x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6 mod 14, मतलब आपसे यही पूछा है कि 8x - 6 को 14 से डिवाइड होना है, तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। क्या बोला मैंने, 8x - 6 डिविजिबल बाय 14 होगा, तो रिमाइंडर आपका रिमाइंडर 0 होना है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू, इस क्वेश्चन को मैं इतना नहीं करके मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, तो मैं क्या करता, x का वैल्यू मैं गेस करता, x का वैल्यू मैं 1 लेता, तो क्या 8 - 6 डिविजिबल बाय 14 है, नहीं है। 2 लेता, क्या 16 - 6 10 डिविजिबल बाय 14 है, नहीं है। 3 लेता, तो 8 3 24, 24 - 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 - 6 18 हो जाएगा। क्या डिविजिबल बाय 14 होगा, नहीं होगा। तो x का वैल्यू में 4 लेता, 5 लेता, ऐसे देखा नहीं हो रहा है। 6 लेता, 8 × 6 48 - 6 42 डिविजिबल बाय 14, यस बाय 3 टाइम्स।
तो यस ये हो गया। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, बस आपका फंडामेंटल वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट मॉडुलो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे और इसी के साथ आपका रिलेशन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फंक्शंस पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शंस पे मूव करेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, है ना, लेट ये इक्विवेलेंस क्लास पे भेज दे, लेट I इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। एंड R इज इक्वल्स टू A कॉमा B such that A minus B is divisible by 4 is equals to K belongs to integer, K belongs to integer। ठीक है, is an equivalence relation, है ना। अब एक चीज आप नोट करना, जब मैं कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो आपको लिखा है तो मैंने क्या बोला, a minus b by m should be divisible by what, मतलब a minus b should be divisible by m होना पड़ेगा। इसी को आपने क्या लिख दिया था, लैम्डा। तो लैम्डा को आपने क्या बोल दिया, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप मॉड लगाओगे तो आप इससे बोल सकते हो, अगर आप नहीं लगाते हो तो आप सीधा इंटीजर भी बोल सकते हो, है ना। मतलब a minus b divisible by m का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं लेट्स से 8 minus 4 is divisible by 4, तो 4 minus 8 भी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 तो हो रहा है ना। यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पे आएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो जो लैम्डा है वो 1 हो रहा है, लैम्डा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यस, बोथ आर डिविजिबल। तो आप यहाँ पे i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा, आप इंटीजर भी लगाओ, दैट इज भी ओके, दैट विल बी फाइन, है ना। और अगर यहाँ पे आप मॉड लगा ले रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आपका इंटीजर प्लस बोलोगे। क्यों, बिकॉज जब आप मॉड लगाओगे तो 8 - 4 by 4 इज 1 आएगा, और 4 - 8 का भी जब आप मॉड लगाओगे तो -1 नहीं, वो भी 1 ही आएगा, समझ रहे हो। तो इन दैट के साथ लैम्डा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एकदम बेसिक फंडामेंटल है, आपका क्लियर होना चाहिए। चलो, अब अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखो k बिलोंग्स टू इंटीजर दिया गया, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है। अगर मॉड नहीं है तो यस इट कैन बी इंटीजर ना, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, ताकि मैंने क्लियर कर दिया। क्योंकि आप अब स्टूडेंट हो, नया सीख रहे हो, तो आपको डाउट आ सकता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई डाउट ना रहे, एकदम आपको एकदम बेसिक अच्छा रहे, ताकि आपका रीजनिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे खुद का। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, है ना। क्वेश्चन चेक करो, सही है। लेट i is equals to this and r is equals to ab, a minus b by 4 equals to k is an equivalence relation, find equivalence class। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बोलूं, देखो ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो आपको रिलेशन क्या दिया गया है, ये दिया गया है, एक्सक्यूज मी, आपको क्या दिया गया, रिलेशन ये दिया गया। अब अगर मैं बोलूं कि देखो a minus b by 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता था a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b mod 4, है ना। तो इसको ऐसे लिखा गया, इसको मैं ऐसे भी लिखता तो भी सेम मीनिंग होता ना, ये और ये सेम ही मीन कर रहा है, सेम, दिस इज व्हाट, सेम, क्लियर ना। अब अगर मैं बोलूं कि देखो a minus b by 4 is equal to सम लेट्स से k आपको दिया गया, तो a is equal to कितना हो जाएगा आपको, देखो 4k plus b, है ना। a is equal to बेसिकली क्या हो जाएगा, 4k plus b। अगर 4k plus b हो रहा है तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है, सो possible reminders are, possible reminders क्या क्या हो सकता है आपका, सी it will be 0, it can be 1, it can be 2 as well as 3, but you cannot go beyond that, है ना। but you cannot go beyond that, that is not possible, because जब आप 4 के beyond जाओगे तो क्या हो जाएगा, लेट्स से आपने b का वैल्यू 4 ले लिया, है ना, यही तो रिमाइंडर है। लेट्स से आपने b का वैल्यू 4 ले लिया, अगर 4 ले लोगे तो 4k plus 4 वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा आपका, नहीं आएगा। इसीलिए ये सब आपके पॉसिबल वैल्यूज हो गए। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कितना आएगा, देखो आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कितना आएगा। अगर मैं 0 की बात करूं, देखो अगर मैं 0 की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू, सेट का नाम क्या दिया गया है, सेट का नाम i दिया गया है ना, तो x बिलोंग्स टू i कॉमा x इज इक्विवेलेंट रिलेटेड टू 0, ऐसे बोल सकते हो ना। ये क्या मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, देखो डिफरेंट लैंग्वेज अच्छा है ना, आपका जितना कंसेप्ट किया आप कैसे भी लिख सकते हो।
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है x। क्या होता है, कौन सा नोटेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन है ना। तो इसमें आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया, सच दैट x बिलोंग्स टू i। हमको पता है इक्विवेलेंस क्लास के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जो सेट आपको दिया रहेगा गिवन सेट, उसी में से कुछ होंगे, तो इसीलिए आपने लिख दिया x बिलोंग्स टू i। ऑल्सो x इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंस का साइन है ना, इक्विवेलेंस, दिस वन इक्विवेलेंस रिलेशन का साइन है। अगर ये b है दैट मींस a और b क्या है, इक्विवेलेंटली रिलेटेड है। a और b इक्विवेलेंटली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, दे आर सिमेट्रिक, दे आर ट्रांजिटिव, दे आर रिफ्लेक्सिव। क्लियर, तो चलो ये भी क्लियर हो गया, डन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है, देखो x such that x belongs to i, x is equivalent to 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो that is equals to, मैं 0 लिख सकता हूँ, मैं 4 लिख सकता हूँ, मैं 8 लिख सकता हूँ, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -4, क्योंकि रिमाइंडर 0 चाहिए ना। देखो ना, जब आप इसको करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, 0 के बाद आप 4 लिखोगे, 8 लिखोगे, इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा। देन क्या होगा, -8 होगा। देखो इसमें आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस, दैट मींस जो सेट ऑफ इंटीजर्स थे उसमें से आपने ये एलिमेंट जो है दे आर इक्विवेलेंट रिलेटेड। और इजी में बताता हूं क्या हो गया, जो सेट ऑफ इंटीजर्स आपको दिया गया था उसमें से एज पर दिस रिलेशन, एज पर दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये एकदम बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। क्या बोला मैंने, ये एक सेट है, ये एक सेट, इसमें तो ढेर सारे एलिमेंट्स है ना, उसमें से इस रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराते हुए, दिस एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर which comes under the equivalence class 0। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास आप 1 कैसे लिखोगे, x such that x belongs to i, है ना, और क्या हो जाएगा, x इक्विवेलेंट टू 1, है ना। ये आप कैसे लिखोगे, देखो पहले आप 1 लिखो, फिर आप 4 4 बढ़ाते जाओ, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये अगर 1 है तो सॉरी, ये अगर 1 है तो ये -3 होगा, ये -7 होगा, ये डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं। देखो ये दोनों डिसजॉइंट है, यस डिसजॉइंट है, दैट मींस वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स था उसमें से ये सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन, बाय दिस रिलेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसको 4 की जगह पे अगर 5 करता तो क्या ये सब करेक्ट है, नहीं, दे आर नॉट करेक्ट। अगर मैं इसको 5 कर देता तो दे आर नॉट करेक्ट ना, चीजें बदल जाती, फिर 0 होता, 5 होता, 10 होता, ऐसे होता, फिर ये क्या होता आपका 1 होता, 6 होता, 11 होता, ऐसे होता, चीजें बदल जाती फिर, है ना। फिर इक्विवेलेंस क्लास 2 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो x such that x belongs to i, x is equivalent related to 2, है ना। That means every element of a equivalence class is equivalent to each other, है ना, is equivalent to each other and it is equivalent to this one, है ना। देखो 5 is equivalent to 1, 9 is equivalent to 1, सब कुछ equivalent to 1 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, देखो ये देखो 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, देखो 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 लाना है ना, तो -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये देखो सब क्या है आपके डिसजॉइंट है, सब आपके डिसजॉइंट है। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 में क्या हो जाएगा, देखो x such that x belongs to i, x is equivalent related to 3, that is equal to 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा -1, -5, डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है। तो 0 1 2 these are the possible equivalence classes, these are the possible equivalence। अब कोई बोलेगा कि सर आप 4 लिख दो, तो अगर आप 4 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 जब आप लिखोगे तो 4 आएगा, 10 आएगा, देखो किसमें आ रहा है ये, सॉरी 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, -4 आएगा, -8 आएगा। देखो ना ये किसके साथ आपका मैच हो गया, ये मैच हो गया आपका 0 के साथ में। तो आपको पता है दो इक्विवेलेंस क्लास या तो सेम आएंगे या तो वो क्या आएंगे, आपके डिसजॉइंट आएंगे। तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपके जो पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लासेस है वो क्या क्या है, 0 1 2 3, दीज आर द पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेट अंडर आर। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो, देखो आप क्या लिख सकते हो, therefore 0 1 2 3 are the possible equivalence classes on set I, है ना, under the relation R। ठीक है, डन। तो ये था आपका फंडा, तो ये था आपका इक्विवेलेंस क्लास,
ये था आपका इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस मॉडलों का कंसेप्ट। इक्विवेलेंस क्लास में फिर से एक रिकैप दे दे रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास आपका क्या होता है, एक सेट होगा, आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, जो सेट है उसके एलिमेंट्स को ना सेपरेट कर देना डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, सो दैट उसके जितने एलिमेंट्स है हर इक्विवेलेंस क्लास का जो आपने क्लासेस बनाया ना, हर एक क्लास में ये एक क्लास, ये एक क्लास, ये एक क्लास है, जो एक क्लास है पर्टिकुलर, उसमें जितने एलिमेंट्स है दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर बाय द रिलेशन आर। समझ गए? सेकंड जो क्लास बना है उसमें जितने एलिमेंट्स है दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर बाय द रिलेशन आर। देखो अगर मैं एक ऐसा सेट ले लेता लेट्स से, और मैं क्लियर कर लेट्स से इसी की बात कर लेता हूं, हाँ, तो मैं एक लेट्स से कोई इक्विवेलेंस क्लास ले लेता, सम इक्विवेलेंस क्लास से बी कोई इक्विवेलेंस क्लास है सच दैट बी का मैं क्या लिख देता हूं, देखो 1 3 5 7 डॉट 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 लाइक दिस। यहां पे भी लिख दो -2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे मैं अगर लिख देता हूं तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इन दैट केस देखो अब क्या होगा, क्या ये इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज ये जो है, ये इक्विवेलेंस क्लास जो है, ये क्या है, ये जितने एलिमेंट्स है ये आई में है, दैट इज नो एब्सोल्युटली फाइन ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है वो आर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो आपका आर रिलेशन है ना वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इट कैन नॉट बी एन इक्विवेलेंस क्लास। ये कब पॉसिबल होता? ये तब पॉसिबल होता जब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता, देखो ये तब पॉसिबल होता, पॉसिबल इफ a माइनस बी, मतलब a कॉन्ग्रुएंट मोड लो b mod 2। अगर ये होता तो आप इसको क्या बोल सकते थे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो इन दैट केस आप इसको बोल सकते थे, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। और ये कौन सा इक्विवेलेंस क्लास बनता है, ये बनता है आपका 1, है ना, ये आपका क्या बन जाता है 1, यही आपका क्या बन जाता है आपका 1। आप करके देखो, ट्राई करके देखो, ये आपको 1 बन जाता। समझ रहे हो? दैट इज द कंसेप्ट। क्यों? जो स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, उस वही इक्विवेलेंस क्लास आपका बन जाएगा। समझ रहे हो? स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा वही आपका इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। डन? क्लियर? तो ये है इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट, एकदम इजी है। और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सिंपली क्या कहता है, अगर a और b क्या है, a माइनस b शुड बी डिविजिबल बाय सम m, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को आप क्या बोल दोगे, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बिटवीन a एंड b। समझ गए? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन बिटवीन a एंड b। डन? एकदम क्लियर हो गया। और जो डिविजिबल के बाद जो पॉजिटिव आएगा कि नॉन पॉजिटिव आएगा, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव लिख दो, अगर मॉड नहीं लगाते तो नेगेटिव भी हो सकता है। अल्टीमेटली बस डिविजिबल बाय होना चाहिए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। अब वो पॉजिटिव +2 आए या -+2 आए, कुछ भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बस उसको डिविजिबल बाय होना है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट आता है, उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता है, बुक्स में जो डेफिनेशन रहते हैं लिखे, तो ठीक है, आपको एकदम अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। तो अगर आप ये देख लिए तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से, क्या, फंक्शंस। अब यहाँ से आपको मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस में, तो ये वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी के साथ हमारा फंक्शंस खत्म हो जाएगा, देन हम लोग मूव करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल, हम लोग ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट है 3 to 4 मंथ्स में पूरा जेडब्ल्यू का कोर्स, फुल कोर्स को हम लोग पढ़ा दे। तो लेट्स सी, कोशिश करेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फंक्शंस। गुड बाय।